हाँ हाँ, तो सभी हिंदी मीडियम वाले छात्रों का मेरी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं जो हिंदी मीडियम से जीव विज्ञान को समझना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से जीव विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं, और वो बच्चे जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, तो उनके लिए मेरी एक क्लास है। आज हमें पढ़ना है अध्याय 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण या जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि जो जीव जगत पाए जाते हैं उनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे कैसे है का वो अस्तित्व माने लगे, कैसे किस प्रकार से उनके क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण थे वो धीमे धीमे लोगों ने अपने विचारों से बनाना स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसे वर्गीकरण जो साइंटिफिक बेस पर नहीं थे और कुछ ऐसे थे जो साइंटिफिक बेस पर थे। तो देखो, आज हम इसी अध्याय में हम सारी चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि आज मेरी ये पहली क्लास है, तो हम आज पहली क्लास को शुरू करते हैं और हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं जीव जगत या जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर यह समझना है कि जो मेरे पास जिसमें शब्द लिखा हुआ जीवधारी, तो हमें उस जीवधारी या जीव जगत का पहले हमें उसका मतलब समझना है कि आखिर में जीव जगत क्या है, जीवधारी क्या है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीवधारी की। अगर हम बात करते हैं जीवधारी की, तो हम यहाँ पर देखिए जीवधारी को तो जीवधारी उसे कहते हैं, अर्थात जो सभी क्या होते हैं, सजीव। जितने भी सजीव हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सजीव वो होता है जिसके अंदर हम क्या प्राण होते हैं। सजीव वो होता है जो रिप्रोडक्शन करता है। सजीव वो होता है जो वृद्धि करता है। सजीव वो होता है जिसके अंदर क्या मेटाबॉलिक कैपेसिटी पाई जाती है। सजीव वे होते हैं जो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। सजीव वो होते हैं जो वातावरण के प्रति क्या संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कह सकते हैं जितने भी जीवधारी हैं, मैं उन जीवधारी का मतलब है जितने भी मेरे पृथ्वी पाए जाने वाले सजीव हैं जिनके अंदर प्राणी मिलते हैं, उन सभी को मैं जीवधारी कहता हूँ। अब उन जीवधारियों में कुछ जीवधारियों क्या है, उन जीवधारियों क्या हम जंतु समूहों में बांट सकते हैं, और उन सभी जीवधारियों क्या हम पादप समूह में बांट सकते हैं। तो जीवधारी भी मुझे पृथ्वी पर मिल रहे हैं, तो मैं कुछ जीवधारियों को पादप समुदाय में बांट सकता हूँ, कुछ जीवधारियों को मैं जंतु के समुदाय में बांट सकता हूँ। अर्थात हम यहाँ पर समझ गए हैं कि जीवधारी का मतलब क्या है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर में वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग अलग करना, छांटना, अलग अलग करके रखना, उसके आधार पर रख सकते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास के अंदर में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 40 बच्चों को अगर मैं चाहूँ तो मेल और फीमेल के आधार पर उन्हें अलग कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं उन्हें कास्ट के आधार पर अलग कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं उनसे धर्म के आधार पर भी अलग कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं उन्हें ड्रेस के आधार पर अलग कर सकता हूँ। उन बच्चों को अलग कर दूंगा जो ड्रेस पहन करके आए, उन बच्चों को मैं अलग कर दूंगा जो ड्रेस पहन के नहीं आए। चाहूँ तो मैं उन्हें हाइट के आधार पर अलग कर सकता हूँ। मैं 4.5 फुट के बच्चों को अलग कर दूंगा, 5 फुट के लेवल में जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें अलग कर दूंगा, 5.25 फुट के लेवल में आ रहे हैं उन बच्चों को अलग कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्गीकरण का मतलब होता है हम के उनके सम या विषम कोई भी लक्षण, इस प्रकार के लक्षणों को देख करके हम उन्हें लिंग के आधार पर हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो वर्गीकरण से हमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो देखिए समझते हैं, तो वर्गीकरण क्या है, जीवों की सभी जातियों को, कोई भी जाति से जीवों की, हम सभी जातियों की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव मिल रहे हैं। अर्थात हम जीवों की सभी जातियों को उनके सम या विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में रखना ही मेरा क्या वर्गीकरण कहलाता है। भैया जीव जगत का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का मुझे मतलब ही तो समझना जी। वर्गीकरण का मतलब होता है छटनी, अलग करना, समझना। तो हम उन्हें अलग अलग कर देंगे तो हमें उससे फ़ायदा ही मिलेगा, उसको समझने में, उनका अध्ययन करने में।
तो हमें आखिर में ये समझना है कि आखिर में हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव मिलते हैं। हमारी पृथ्वी पर क्या है, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव मिलते हैं। तो उन सारे जीवों को क्या हम आसानी से पहचान सकते हैं? नहीं। उनके लक्षणों को धीमे धीमे करके सारे लक्षण मिल रहे हैं, उन लक्षणों से हम उन्हें अलग अलग बांट सकते हैं। अलग अलग बांटने से हमें उस ग्रुप के बारे में कुछ न कुछ पता चलता है। तो हमें आखिर में ये समझ रहे हैं, अगर जीवधारी अधिक हैं और बहुत ज़्यादा हैं तो हमें उन्हें बांटने की आवश्यकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीव मिल रहे हैं बहुत सारे, हम उन्हें अलग अलग हमें बांटने चाहिए, अर्थात हमें अलग अलग कैटेगराइज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें इसकी बहुत सारी वैरायटीज, डाइवर्सिटीज पृथ्वी पर देखने के लिए मिल रही है। तो भैया हमें उनका अध्ययन करना है, उन्हें समझना है। इन सारी चीज़ों के लिए सारी वैरायटी को उनके लक्षणों के आधार पर हमें अलग ही करना है। तो हमें देखिए क्या पड़ रही है, एक वर्गीकरण की आवश्यकता। तो क्या है, पहली बात देखिए, वर्गीकरण को अगर हम अलग कर देंगे जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर, तो हमें उसमें अध्ययन में सुविधाएं मिलेगी। भैया अलग कर देंगे तो मेरे लिए किसी भी चीज़ का अध्ययन करना थोड़ा सरल हो जाएगा। देखिए संसार में पहली बात करोड़ों प्रकार के जीव हैं, ठीक। जब करोड़ों प्रकार के जीव हैं तो प्रत्येक का अध्ययन करना किसी भी प्रकार से सुविधाजनक नहीं है। भैया करोड़ों प्रकार के जीव हैं, उनके एक एक करके कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उन्हें अलग अलग ग्रुपों में रख दो। तो हमें देखिए अगर हम प्रत्येक का अध्ययन करेंगे तो भैया वो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। अध्ययन की सुविधा हेतु समान लक्षणों वाले जीवों को चुनकर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। हमें देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हमें अध्ययन की सुविधा चाहिए, हमें अच्छी तरीक़ा से उसका अध्ययन करना है, समझना है, तो हम उनके नॉर्मल कैरेक्टर्स को पहले देखेंगे, उस नॉर्मल कैरेक्टर्स के आधार पर अलग करेंगे, फिर उन कैरेक्टर्स में और कैरेक्टर्स देंगे, उसके अंदर घुसकर कैरेक्टर फिर और अलग करेंगे, फिर और करेंगे। तो इससे क्या है, हम उसे अलग अलग छांट कर रखेंगे तो हमें अध्ययन में भैया सुविधा मिलेगी। मान लीजिए कि कोई वर्ग है, तो एक वर्ग में रखे गए जीवों का अध्ययन करने से अगर किसी वर्ग में चुन करके उन्हें अलग रख दिया है, एक वर्ग में उनके लक्षण देख करके मैंने अलग कर दिया है, तो उनको मैं एक वर्ग में जीवों का अध्ययन करने से उस वर्ग के अन्य जीवों का संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मैंने किसी वर्ग के अंदर में आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए मैंने उन्हें वर्गीकृत करके एक वर्ग में लगा रख दिया, उनके सामान्य लक्षणों को देखकर। अब एक का अध्ययन कर लूंगा तो उसी की तरफ से देखते हुए उसके और भी जो जीव हैं उनके जीवों के बारे में भी मैं अनुमान लगा लूंगा। तो मुझे सुविधा मिल रही है, एक का अध्ययन करने से मुझे कई जीवों की यहाँ पर सुविधा मिल रही है, उसके नॉर्मल कैरेक्टर देखने से। तो केवल मानव का अध्ययन करने से उसके वर्ग स्तनधारी, अगर स्तनधारी की बात करें तो मैमेलिया में वो रख देते हैं जो कि स्तनधारी हैं। स्तनधारियों में क्या हमारे मानव आ रहे हैं। तो अगर हम मानव के स्तनधारी के बारे में समझेंगे तो उसी प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाकलापों के बारे में, मैमेलिया के बारे में हम मानव के बारे में समझते हैं, तो और भी मैमेलिया ग्रुप में जाते हैं, उनके अध्ययनों को भी हमें समझने में आसानी मिलेगी। तो हमें देखिए वर्गीकरण में समझना है, इन जीवों जो करोड़ों जीव मिलते हैं समझना है, तो भैया वर्गीकरण तो हमें करना पड़ेगा, हमें इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता है क्योंकि बहुत जीव हैं। उसी प्रकार से देखिए हमें उससे क्या मिलता है, हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी पर कैसे कैसे जीव आ रहे हैं, किस प्रकार से उनका विकास हो रहा है। तो देखिए हमें उसके जैव विकास के क्रम का ज्ञान भी मिलता है। मुझे अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो हमें उसके जैव विकास का क्रम का ज्ञान भी मिलेगा। भैया किस सीक्वेंस में आए, अगर हम वर्गीकरण करने से जीवों के विकास का क्रम का ज्ञान होता है, अगर हम उसे वर्गीकरण कर देंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि पहले ये जीव आए थे, फिर ये जीव आए थे, फिर ये जीव आए, इनमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस आते गए, कैसे कैसे इवोल्यूशन आ गया। तो हमें ये सारी चीज़ किससे, तो हमें इन सारी चीज़ों से क्या, हमें वर्गीकरण से इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। अब हम देखते हैं जैसे कि
सरल संरचना वाले जीव, जैसे कि पॉरीफेरा, जैसे कि मैं बात कर रहे हैं पॉरीफेरा की, ये क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर वाले हैं, इनकी सिंपल स्ट्रक्चर्स वाले हैं ये। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स वाले से हम देखते हैं तो मुझे धीमे धीमे देखिए जटिल संरचना मिली। पहले हमें क्या, हमें सिंपल मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या, एक सिंपल स्ट्रक्चर्स वाले जीव यहाँ पर पॉरीफेरा ग्रुप में दिख रहे हैं। वैसे में जैसे जैसे धीमे धीमे एनिलिडा की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले मिलेंगे, अर्थात जटिल संरचना वाले मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल रही है, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हम जैसे जैसे वर्गीकरण को पढ़ते हैं, उन जीवों को उस ग्रुप में रखते हैं, तो हमें ये भी पता चल रहा है कि हम सरल संरचना से जटिल संरचना की तरफ जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर क्या, मेरा धीमे 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 इवोल्यूशन होता जा रहा है। तो हमें क्या मिलना है, एक जटिल संरचना वाली। ये देखिए हमें क्या मिल रहा है, जटिल संरचना वाली। हमें सरल से जटिल, हम सरल से जटिल की तरफ पहुंच रहे हैं, अर्थात हमें क्या है, इसके बारे में जान लो। अब हमें उनके अनुकूलन की भी, अनुकूलन का भी ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन। अगर हम वर्गीकरण करते हैं जीवों का तो हम उन्हें अलग अलग वर्गों में रखते हैं, तो हमें अलग अलग वर्गों में रखने से हमें ये भी पता चलेगा कि उन जीवों में किस प्रकार से धीमे धीमे अनुकूलन विकसित हो गया है, वो किस प्रकार से उस मौसम, उस टेम्परेचर के लिए अनुकूलित हो गए। तो यहाँ पर धीमे धीमे क्या, जीवों में अनुकूलनता आ रही है। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, जीवों में अनुकूलन। देखिए वर्गीकरण के अध्ययन से हमें जीवों के अनुकूलन से संबंधित तथ्यों का ज्ञान होता है। भैया हम वर्गीकरण अच्छी तरह कर लेते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के जो जीव मिल रहे हैं उनके अनुकूलन से भी संबंधित हमें जानकारियाँ मिल रही हैं। भैया उसमें किस प्रकार की अडेप्टेशन आ रही है, तो हमें इसमें कुछ न कुछ प्रकार की हमें क्या मिली है, हमें जानकारी मिल रही है। ये सब क्यों, क्लासिफिकेशन की वजह से। किसी विशेष वातावरण में रहने वाले जीवों के आकार, अंगों में समानता प्रदर्शित होती है। भैया किसी विशेष वातावरण में, अगर हम किसी विशेष स्पेशल वातावरण में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इसकी बात करता हूँ मैं मछली की, तो मछली की बात करता हूँ तो इसका नेचर क्या है, जलीय। जब इसका नेचर जलीय है, ये जल में रहती है, तो इसके शरीर की संरचना उसी हिसाब से अनुकूलित है, अर्थात ये उसी हिसाब से अनुकूलित है। उसी हिसाब से ये ऑक्सीजन लेगी, उसी हिसाब से अपना फीडिंग मैकेनिज्म लेगी, उसी हिसाब से इसके शरीर की संरचना होगी, उसी हिसाब से इसके चलने का ढंग होगा। अर्थात ये जलीय जीव है तो पानी के लिए ही अनुकूलित है, अर्थात इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, जलीय। तो इसकी प्रकृति भैया क्या है, भैया जलीय। अर्थात मुझे ये कहने के लिए मिल रहा है कि इसमें जलीय अनुकूलन हो रहा है। अब ये धीमे धीमे अनुकूलित हो गई है, अर्थात इसका वातावरण जलीय हो गया है। ठीक उसी प्रकार से मैं बात करता हूं ऊंट की। ऊंट को अगर आप गौर से देखें तो उसकी संरचना को हम जो गौर से देखते हैं, तो पहली बात ऊंट को ज्यादातर हम देखते हैं तो ये मुझे कहाँ मिलेगा, मरुस्थल में। भैया मरुस्थल में मिल रहा है, अर्थात मुझे किस में मिल रहा है, डिजर्ट में। भैया क्यों, इसका शरीर उस मरुस्थल के वातावरण, वहां की रेत, वहां के सारे टेम्परेचर के हिसाब से इसका शरीर उसी हिसाब से अनुकूलित हो गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, ये वातावरण में पहुंचते हैं, जब रेगिस्तान में जाता है ऊंट, तो पहली बात वहां पानी की कमी है। वहां पर क्या है, वह पानी की कमी है, वह चारों तरफ रेत ही रेत है, जहां पानी की कमी है। दूसरी बात, वह टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई। भैया बहुत गर्मी पड़ती है, तो जहां गर्मी अधिक पड़ती है उसे पानी की भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं इस ऊंट की। इस ऊंट का, तो ये ऊंट एक बार में पानी पी लेता, तो इसे भी कई दिनों तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात ये रेगिस्तान में आसानी से क्या अनुकूलित है इसकी बॉडी। दूसरी बात, उसके पैरों की जो गद्दियां होती हैं, तलवे होते हैं, इसके तलवे कैसे मिलेंगे मुझे, बिल्कुल तकिए की तरह, जैसे तकिया होता है ऐसे, जो आराम से रेत पर रख करके आराम से मूव करता रहेगा, रेत पर दौड़ लेगा। तो इसका पूरा शरीर मरुस्थल के हिसाब से अनुकूलित है।
इस प्लांट को देखिए, इसका प्लांट की जो पूरी बॉडी है, यह प्लांट की पूरी बॉडी, इस प्लांट की पूरी बॉडी को देखिए पूरी तरह से मरुस्थल के लिए अनुकूलित हो गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये पौधा क्या है, इसमें अनुकूलता आ गई है, अर्थात ये अडेप्टेड हो गया कहाँ, डेजर्ट के लिए। इसमें जो पाई जाने वाली जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो गई है स्पाइन्स में। जब ये पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं तो भैया क्या होता है, ये पानी को कम खर्चेंगे, अर्थात यहाँ पर ट्रांसपायरेशन कम मिलेगा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। और रेगिस्तान की सबसे खास बात यह है कि वहाँ वैसे तो भैया पानी है नहीं पीने के लिए, ऊपर से पेड़ सारा पानी उड़ा देगा तो क्या होगा, पानी की तो कमी भी नहीं है, तो पेड़ मर जाएगा। तो पेड़ अपने लिए क्या है, पानी को बचा के रखता है। इसकी वजह से इसके रूट क्या है, बहुत नीचे तक डेवलप हो जाती हैं। इसमें स्टोमेटा देखता हूँ मरुस्थल बारे में, तो स्टोमेटा क्या है, मुझे अंदर धसे हुए मिलते हैं, यानी पत्ती, यहाँ पर स्टोमेटा क्या है, अंदर पत्ती में धसे हुए मिलेंगे, अर्थात यहाँ पर सनकन स्टोमेटा मिलते हैं। जहाँ पानी कमी है तो ये पेड़ का अनुकूलित होगा। ठीक उसी प्रकार से हम ये देखते हैं, ये पोलर रीजन्स में मिलने वाला भालू है, ऐसी जगह मिलने वाला भालू जहां पर क्या बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पर हर व्यक्ति का वहां पर इंसान का तो सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है। हम ऐसी जगह देखते हैं, वहां पर पाए जाने वाले इस भालू की संरचना को देखिए भैया, ये अनुकूलित हो गया है, अर्थात ये कहां मिलेंगे आपको, पोलर रीजन्स पर। पोलर रीजन जहां बहुत ज्यादा ठंड है, इसका शरीर अनुकूलित हो गया है। ठीक, हम पक्षियों की बात करते हैं, पक्षियों का शरीर धीमे 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 इस प्रकार से अनुकूलित होगा कि वो वातावरण में उड़ते रहते हैं। भैया इसके पंख क्या हैं, जो आगे वाले अग्रपाद थे वो पंख में क्या है, वो पंखों में कन्वर्ट हो गए। इसकी हड्डियां खोखली होती हैं, जब हड्डियां खोखली, उसके अलावा जैसे ही उड़ते हैं तैसे ही इसकी बॉडी के अंदर में फेफड़ों में जो क्या मिलते हैं देखने के लिए, एयर सैक्स, अर्थात इसमें हवा भर जाती है। जैसे ही एयर सैक्स में हवा भर जाएगी, बॉडी क्या हल्की हो जाएगी और ये आसानी से हवा मोड़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे वर्गीकरण करने से उनके अनुकूलन का भी ज्ञान होता है। अब यहाँ पर जितने भी डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो डेजर्ट के बारे में हमने एक का दो जीवों का अच्छी तरह से अध्ययन कर, बाकी और जीवों हम कुछ न कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अगर जलीय की बात करें तो जलीय की एक का अच्छी तरह से हमने अध्ययन कर दिया, तो हम इसके बारे में और जीवों का भी अनुमान लगा सकते हैं। भैया इसकी बॉडी अनुकूलित हो गई है जल के लिए, तो ठीक इसी प्रकार से और भी जो जीव होंगे उनकी बॉडी भी इसी प्रकार से अनुकूलित मिलेगी। हवा में उड़ने वाले इस प्रकार की कंडीशंस होती है, तो इसी प्रकार से हम और भी जो पक्षी उड़ते हैं हम उनका भी अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं भैया वर्गीकरण हमें बहुत हेल्प करता है, किसी भी जीवों के अध्ययन करने के लिए हमें सुविधाजनक है। तो इस बात को हम समझ चुके हैं। अगली में हम यहां पर और देखते हैं कि अर्थात हमें वर्गीकरण करने से हमें उनकी जाति वृत्ति यानी कि उनके एंसेस्टर्स के बारे में पता पड़ती है। हमें जाति वृत्ति, हमें उनकी जाति वृत्ति यानी कि फाइलोजेनी का ज्ञान होता है। अर्थात हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके एंसेस्टर कौन थे। तो देखिए वर्गीकरण जाति वृत्ति पर आधारित होता है, ठीक है, जाति वृत्ति पर आधारित होता है अथवा उसकी फाइलोजेनी पर आधारित होता है। एक समूह के जीव एक समान पूर्वज कॉमन एंसेस्टर से विकसित होते हैं। अब मान लीजिए कि ये है मेरे पास मानव, ठीक, अब इस मानव को देखिए तो इसका कॉमन एंसेस्टर मुझे यहाँ मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर हम वर्गीकरण करते हैं, उसे समझते हैं, तो धीमे धीमे हमें किसी भी जीव के उसके एंसेस्टर के बारे में पता चलता है। तो इसके एंसेस्टर के बारे में पता चलता है यहाँ से, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मानव का ये क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है। ये क्या है, मानव का कॉमन एंसेस्टर। तो ये है मानव का क्या, कॉमन एंसेस्टर। तो हमें वर्गीकरण से किसी भी जीव की कॉमन एंसेस्टर के बारे में पता चलता है। तो अब हम देखिए हम समझ गए कि वर्गीकरण वास्तव में ही
हमें किसी भी चीज़ के अध्ययन करने के लिए, किसी भी जीव को समझने के लिए, ठीक, उसके एंसेस्टर को समझना है, उसकी अनुकूलन कंडीशन को समझना है, तो हमें वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। तो वर्गीकरण का महत्व बहुत है। इसी जैसे जैसे मेरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरी पृथ्वी पर पॉपुलेशन आ रही है, जैसे जैसे इंसान जंगलों में रहता था, जंगलों से रहने के बाद उसे धीमे धीमे उसका दिमाग विकसित हुआ। तो दिमाग जब विकसित हुआ तो उसमें ये बात तो समझ में आने लगी कि वो ये समझने लगा कि कौन सा पेड़ है जिससे मुझे खाने के लिए फल मिलते हैं, वो कौन सा जानवर है जो जानवर हमारे साथ रहेगा तो हम उसके ऊपर सामान रख सकते हैं, वो कौन सा जानवर है उस जानवर से मुझे मांस मिल सकता है खाने के लिए, वो कौन सा पेड़ है जिस पेड़ की छाल मेरे लिए काम आएगी। तो उस समय पर जो शुरुआत हो रही थी मेरी पृथ्वी पर, जो आदि मानव था, तो हम ये कह सकते हैं उनका दिमाग भी धीमे धीमे विकसित हो रहा था। वो कुछ न कुछ सीख रहे थे, समझ रहे थे, ये भी जान रहे थे कि बहुत सारे पक्षी उनके काम के हैं, बहुत सारे जीव उनके काम के, बहुत सारे पेड़ उनके काम के हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो क्या है उनके दुश्मन हैं, अर्थात वो उन्हें खा जाएंगे, मार जाएंगे। तो क्या है, वो इन सारी चीज़ों को समझ गए थे। तो हम यही बात कह सकते हैं, जब हमारी सभ्यता का उदय हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो जैसे जैसे मेरे सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। जब भैया धीमे धीमे सभ्यता का उदय हो रहा है और मानव का विकास जो है, उसके दिमाग, उसके जो बुद्धि है वो धीमे धीमे विकसित हो रही है, तो वो ये चीज़ तो देखो समझने लगा है कि भैया ये जानवर हमारे लिए काम का है, इस जानवर से मुझे दूध मिलता है, इस जानवर से मुझे मांस मिलता है, ये जानवर के पास जाएंगे तो ये जानवर मुझे खा जाएगा, ये जंतु ऐसा है कि इसने मुझे खा लिया तो मैं मर जाऊंगा, ये पेड़ ऐसा है जिससे मुझे फल मिल रहे हैं तो इस पेड़ को बचाओ, इसे अलग रखो, इसे ज़्यादा उगाओ, फल मिल रहे हैं, ये पेड़ ऐसा है इसके बीज मेरे काम में आ रहे हैं, ये पेड़ ऐसा है इसकी छाल मेरे काम में आ रही है, तो इस पेड़ ऐसा है कि इसके बांस जो हैं लंबे लंबे डंडे ये मेरे काम में आ रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों को सोच गया था, समझ गया, तो वो उसी समय पर ही उसने क्या किया, वो सारी चीज़ों को अलग अलग करना सीख गया। भैया ये दूध देने वाले जानवर हैं, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा करते हैं, इन्हें अलग रखिए। ये जानवर वो हैं, इन्हें खाएंगे तो उन्हें मांस मिलेगा, हमारे पेट की आग हो जाएगी, इन्हें अलग रखिए। ये मांस खाने के भैया इन्हें भी अलग रख दीजिए। ये पेड़ वो है, इनसे बहुत सारे फल मिलते हैं, इन्हें अलग। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण के उस मानव ने भी प्रयास बहुत किए थे। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित थे। भैया बुद्धि पर आधारित क्यों थे? भैया जैसे जैसे मेरी सभ्यता का उदय हो रहा तो मेरी बुद्धि धीमे धीमे विकसित हो रही है, इतना ज्ञान तो है नहीं, तो धीमे धीमे इंसान जब जानवरों के बीच में रहता है, पेड़ों के बीच में रहता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। भाई पेड़ों से चीज़ खा रहा है, उसे मानो कोई फल खा लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, उस फल से वो दूर रहेगा। वो फल उसे मीठा लग रहा है, उसके शरीर में उसे ताकत मिल रही है, तो भैया वो क्या करेगा मालूम है? तो वो क्या करेगा भैया, उस फल को क्या करेगा, ये तो पेड़ बहुत अच्छा है, इन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करेगा, उन्हें काटेगा नहीं, उन्हें बचाएगा कि भैया आज हम इस पर फल खा रहे हैं, कल भी फल खाएंगे। वो ऐसे जो पेड़ उनके लिए फायदेमंद है, उन पेड़ों को उसने अलग कर दिया, उन जानवरों को। तो सबसे कह सकते, तो उस समय कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था, लेकिन उनके बुद्धि का आधार था। उनकी बुद्धि इतनी डेवलप होने लगी थी धीमे धीमे कि वो समझने लगे ये चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमारे लिए घाटेमंद है। तो उस समय में देखिए ऐसे जीवों को या पेड़ों को उन्होंने अलग कैटेगरीज में कर दिया जिससे उन्हें भोजन मिल रहा है, उस पेड़ों को अलग कर लिया, उस जानवरों को अलग कर दिया जिसकी जानवर की खाल उतार कर पहन सकते हैं, जिसकी जानवर की खाल से मुझे काम आएगा, उस पेड़ों को अलग कर दिया जिसकी छाल से मैं वस्त्र बना सकता हूं, उन्हें उन्होंने अलग कर दिया धीमे धीमे। और उन चीज़ों को भी अलग कर दिया, उन पेड़ों को, उन चीज़ों को अलग कर जिससे मैं आवास बना सकता हूँ। भाई ये पेड़ तो ऐसा है, इसकी लकड़ी बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है, इन लकड़ियों को काट कर क्या मैं घर बना सकता हूँ। तो वो बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था, तो उसने क्या किया, भोजन, वस्त्र, आवास, इन सारी चीज़ों को क्या, तमाम चीज़ों को समझने में उपयोगी है। उसी के आधार पर जीव जंतुओं को वो अलग अलग करने लगा। तो जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे, तो उस समय पर उनकी केवल जरूरत थी, इतना ज़्यादा दिमाग डबल, उनकी जरूरत थी कि भैया
इन सारे जानवरों से हमें भोजन मिलता है, तो इन सारे जानवरों को आप खा सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ भी करें। ये जानवर ऐसे हैं, इनकी खाल हमें बहुत काम में आएगी, इससे खा भी लो, खाल को भी अलग रख लो। ये पेड़ ऐसे हैं, इससे मुझे छाल मिलेगी, इससे मुझे फल मिलेगा, वो चीज़ अलग कर लो। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अलग थी। तो मेरा जो पहला वर्गीकरण आया था वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित नहीं था। भैया उस समय वैज्ञानिक का इतना प्रचलन तो था ही नहीं, केवल बुद्धि चल रही है, बुद्धि जिसकी डेवलप है उसी हिसाब से उसने सोच लिया, उसी हिसाब से समझ लिया। तो पहले भी कागजों में ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी उस समय पर, तो उस समय पर क्या कोई वैज्ञानिक विधि, कोई प्रैक्टिकल नहीं था, बल्कि जीवधारियों के उपयोग पर आधारित था। भैया जीवधारियों को, जो भी जीवधारी प्लांट्स मिल रहे हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं, जो भी मेरे उपयोग में आ रहे हैं, उसी हिसाब से अलग अलग उसने रखना स्टार्ट कर दिया। तो भैया पहला जो मेरा था वो केवल क्या था, वैज्ञानिक विधि पर आधारित नहीं था। भोजन, जिससे कपड़े मिल रहे हैं और जिससे मुझे कुछ पनाह मिल सकती है, आवास मिल सकती है, उन पेड़ों को अलग रख दीजिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नॉर्मली बेस्ड ऑन यूज। हम ये कह सकते हैं जो मेरा पहला सबसे पहले जो मेरा क्लासिफिकेशन आया वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित था, अर्थात नॉन साइंटिफिक था, अर्थात सामान्य थी, सामान्य नॉर्मली बेस्ड ऑन प्रयोग के सामान्य विधियों पर केवल आधारित था। तो पहला मेरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख मिल रहा है वो नॉन साइंटिफिक था। इतनी बात को हम समझ चुके हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं इन्हीं प्रयासों में, अब बहुत सारे समय तक युग चलता रहा, समय बढ़ता रहा, तो इन्हीं सारे प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण, ठीक, जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम एक अरस्तु ने किया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक इस प्रकार के व्यक्ति आए जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर उसने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने प्रैक्टिकल के रूप में देखा और समझा। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु थे उन्होंने अपने दिमाग को अब यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से यूज करना कर दिया स्टार्ट। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से समझा, वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने लिख दिया। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि तो मेरा पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो अरिस्टोटल ने दिया था। तो भैया अरिस्टोटल वो थे जिन्होंने हमारा पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। यहाँ पर पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वहाँ पर नॉन साइंटिफिक था। तो यहाँ पर उन्होंने जीवधारियों को सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से अलग किया। उन्होंने साधारण लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग किया जीवधारियों को। एक तरफ उन्होंने प्लांट्स रख दिया कि इधर पेड़ है उन्हें अलग रख दो, जंतुओं को अलग रख दो। तो दूसरी तरफ उन्होंने क्या, एनिमल्स को अलग रख दिया। तो यहाँ पर पहला वैज्ञानिक तरीका बना दिया कि भैया एनिमल्स को अलग रखो और जंतुओं को अलग रखो। एनिमल्स में भी उन्होंने क्या किया, जो जंतु थे उन जंतुओं में आखिर में उन्होंने क्या किया, अरस्तु ने उन्होंने भी एक बेसिस लिया, एक आधार लिया, बोलिए उन्होंने आरबीसी का आधार। ऐसे जंतुओं को उन्होंने अलग कर दिया जिन जंतुओं के अंदर में आरबीसी परिलक्षित थी। ऐसे जंतुओं को अलग कर दिया जिनमें क्या मुझे आरबीसी मिल रही है, और उन जंतुओं को अलग कर दिया जिनमें मुझे आरबीसी नहीं मिल रही है। तो जिन जंतुओं में मुझे आरबीसी मिल रही थी उन्होंने इन्हें इनाइमा कहा, और जिनमें आरबीसी नहीं है उन्होंने इन्हें एनाइमा कहा। यह था मेरा क्या, अरस्तु वाला। अब प्लांट्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके बाहर कोई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाहर कोई देखा, केवल पेड़ थे तो पेड़ के बाहरी लक्षणों को उन्होंने देखा, उनके बाहरी ठीक आकार की लक्षणों के आधार पर सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे। जैसे उन्होंने देखा बहुत छोटे छोटे हैं, जो पेड़ बहुत छोटे हैं, 1 फुट 1.5 फुट तक के पेड़ हैं, 2 फुट तक के पेड़, तो उन्होंने क्या हर्ब्स की 1 फुट तक के पेड़ को उन्होंने हर्ब्स की कैटेगरी में रखा। और कुछ पेड़ ऐसे थे जो 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर तक लंबे थे, उन्होंने कुछ झाड़ी में डाल दिए। कुछ पेड़ ऐसे थे जो कि बहुत बड़े थे, उन्होंने उन्हें पेड़ की कैटेगरी में डाल दिया है। तो प्लांट्स को भी उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा, एक हर्ब्स में बांटा, दूसरा सर्ब्स में बांटा, तीसरा टीजे में बांटा। यहाँ पर उन्होंने वैज्ञानिक दिमाग को लगाया, यहाँ पर वैज्ञानिक दिमाग को यूज किया गया। अब उसके बाद
लीनियस का काल आया। ये भी काफ़ी दिनों तक जो मेरे अरस्तु ने दिया था साइंटिफिक बेस पे पहला क्लासिकल, वो काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद भी कैरोलस लीनियस आए। इन्होंने अपने दिमाग को देखा, समझा और इन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के ऊपर अब फिर से अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। अब कैरोलस लीनियस ने जब उसके ऊपर अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था, तो लीनियस ने सभी पादप और जंतुओं के वर्गीकरण के लिए एक द्वैजगत पद्धति, जिसे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना है, उसे इन्होंने क्या प्रस्तावित किया। उन्होंने लीनियस से आए तो लीनियस से बहुत सारे जीवों को समझा, उनके बारे में अध्ययन किया, पेड़ों के बारे में अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम क्लासिफिकेशन अपने हिसाब से बनाएंगे, और उस क्लासिफिकेशन को उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया। तो उन्होंने एक पद्धति को प्रस्तावित किया, प्रपोज्ड किया, उसका नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब यहां पर स्टार्ट होता है मेरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने प्रपोज्ड किया, प्रस्तावित किया, सबसे पहले उन्होंने दिया। तो इन्होंने अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जीवधारियों को किस प्रकार से डिवाइड किया, तो इन्होंने भी एक बेस लिया। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने कहा भैया ऐसा करते हैं, जितने भी विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी मुझे मिल रहे हैं, इन्हें मैं सेल वॉल के आधार पर अलग अलग बांट देता हूँ। बहुत अध्ययन किया इन्होंने, समझने के बाद इन्होंने किया कि मैं सेल वॉल के आधार पर बांटूंगा। उन जीवों को अलग कर दूंगा जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती है, उन जीवों को अलग कर दूंगा जिसमें सेल वॉल मिलती है मुझे। तो इन्होंने क्राइटेरिया था जीवधारियों को अलग अलग बांटने का, वो था सेल वॉल। तो सेल वॉल के आधार पर इन्होंने एक तो बनाया प्लांटी ग्रुप, जिसे मैं पादप वर्ग कहता हूँ। दूसरा बनाया इन्होंने एनिमेलिया ग्रुप, जिसे मैं जंतु वर्ग कहता हूँ। तो इन्होंने दो वर्ग बना लिए, एक वो जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, एक वो ग्रुप बना दे जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इनका क्लासिफिकेशन क्या था, टू किंगडम सिस्टम। इन्होंने केवल टू किंगडम सिस्टम, इन्होंने केवल दो ही कैटेगरी बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, केवल दो कैटेगरी बनाओ। तो इन्होंने अब इन्होंने जो पादप वर्ग था, जो था मेरा क्या पादप वर्ग, तो पादप वर्ग को इन्होंने इसमें उसे रखा जिसमें क्या सेल वॉल प्रेजेंट है। तो यहां पर इन्होंने सेल वॉल के आधार पर रखा, तो इधर सेल वॉल प्रेजेंट वाले रख दिए, और एनिमेलिया वो रख दिए जिसमें मुझे सेल वॉल नहीं मिलती है। तो यहां पर सेल वॉल को क्या मानते हैं हम, एब्सेंट। इधर वो रख दिए जहां सेल वॉल एब्सेंट है। तो इन्होंने प्लांटी में देखिए सेवाल को भी रख दिया, इन्होंने ब्रायोफाइटा को भी रख दिया, टेरिडोफाइटा को रख दिया, इन्होंने अनावृत बीजों को रख दिया, आवृत बीजों को रख दिया। उसके बाद कवक, बैक्टीरिया, आर्किड, लाइकन और भी जो थे डायटम्स वगैरह, सब इन्होंने क्या, सब इन्होंने इस कैटेगरी में रखने लगे। लाइकन वगैरह सब इन्होंने क्या यहाँ पर रख दिए। तो ये सब इन्होंने पादप समुदाय में रखा। और एनिमलियम, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्पन, चपटेक्रम, पक्षी, मछलियां, ये इन्होंने सब इसमें किस में रखा, जंतु समुदाय में रखा। तो वो मेरा जंतु समुदाय है, ये मेरा पादप समुदाय है। तो इन्हों का आधार था सेल वॉल की उपस्थिति। अब इसे कि मैं जो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन बना तो दिया हमारे कैरोलस लीनियस ने काफ़ी स्टडी करने के बाद, लेकिन उसके बाद भी क्या धीमे धीमे समय बीतता गया और बहुत सारे लोग आए, आकर जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा इसमें बहुत सारी कमियां मिली। तो इनकी कई कमियां मिली। पहली कमियां तो देखिए यहाँ थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दो जगत क्लासिफिकेशंस की देखिए कमियां क्या थी। पहली बात, इन्होंने सभी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक साथ रखा गया था, अर्थात दोनों में विभेद नहीं करवाए। तो हम यहां पर बात करते हैं, मुझे यहां पर देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, ये यूकैरियोट्स। इधर है मेरे पास यूकैरियोट्स और इधर है मेरे पास प्रोकैरियोट्स। तो ये इन चीजों का अध्ययन करने में इससे इन्होंने क्या किया, सबको साथ साथ रख दिया। जबकि कायदा यह कहता है कि प्रोकैरियोट्स को अलग रखें और यूकैरियोट्स को अलग रखें। तो यहां पर ये यूकैरियोट्स
और प्रोकैरियोट्स जिसमें मेरे बैक्टीरिया आते हैं, इन्होंने बैक्टीरिया को उसी ग्रुप में डाल दिया। उसके अलावा बहुत सारे यूकैरियोट्स, इन्होंने यूकैरियोट्स बैक्टीरिया सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोट्स तो मेरे ये हैं और यूकैरियोट्स दोनों को एक ही वर्ग में डाल दिया, जो कि क्या है, गलत है। ये विभेद नहीं कर सके, असफल रही इसमें। दूसरी हम इसमें देखिए कमियां देखते हैं, क्या कमी निकली। दूसरी इनकी एक और कमियां थी कि एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर और बहुकोशिकीय मल्टीसेल्यूलर जीव में विभेद नहीं कर पाए। भैया एक कोश की जितने जीव हैं जो एक कोशिका से बने हुए हैं, ये एक कोशिका से बने, ये एक कोशिका से बने, ये एक कोशिका से बने, ये कोशिका से बने हैं। तो इसके अलावा ये देखिए बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो एक कोशिका से बने हुए हैं। तो एक कोश वाले जीव को और ये देखिए बहुकोश की जीव को, ठीक, बहुकोश के जीवों को, ठीक है, इन्होंने सबको क्या मिक्स कर दिया, जबकि एक कोशिका वाले अलग रखने थे और बहुकोशिका वाले अलग रखने थे। ये इन दोनों में क्या है, विभेद नहीं कर पाए, अर्थात दोनों को साथ रखा। तो यहां पर क्या है एक कोश की जीव और बहुकोश की दोनों को इन्होंने एक साथ रखा, जबकि इन्होंने अलग अलग करना चाहिए था। इसके बारे में क्या, नॉट डिफरेंशिएटेड, इन्हें अलग नहीं कर सके, इनमें विभेद नहीं कर सके। तो ये क्या रहा, गलत। उसके अलावा अगली कैटेगरी में देखते हैं। अगली इसका कमियां क्या थी, जो कैरोलस नीनिसम, उसमें अगली कमियां थी। अगली कमियां देखिए इसमें ये थी कि पहली बात, ये प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे ये ठीक, और ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, जो हरे हैं ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और तथा अप्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, जैसे कि ये फंजाई, ये भैया प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यहां पर मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण, और यहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करे उन्हें और जो प्रकाश संश्लेषण उन्हें, दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, ठीक। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी में भी विभेद नहीं कर पाए, वो नहीं समझ पाए कि भैया ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, उन्होंने दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, पढ़ा रहा है यहाँ पर। ये देखिए इनकी कमियां थी, जबकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, इसे अलग रखो, ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, इसे अलग रखो। दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की नेचर अलग है, दोनों की अगर हम देखते स्टडी करें हमें बहुत डिफरेंस मिलेगा। मतलब वो यहां पर क्या है, अंतर नहीं कर पाए और दोनों को एक साथ रखा। अगली में तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि काफी दिनों से पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनसे किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। भैया वो कर ही नहीं पाए, बहुत सारी कमियां निकली, तो हमें इसमें कमियां निकली। इसका मतलब है कि इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। अर्थात और भी लोगों ने इसे देखा तो बाद में भैया मेरे इसे रिजेक्टेड कर दिया गया। भैया उन्होंने कहा ये अगर वर्गीकरण का मापदंड देखेंगे तो वर्गीकरण का जो क्राइटेरिया उस हिसाब से ये सही नहीं है। तो बाद में कुछ लोग आए, रिसर्च मैन आए, वैज्ञानिक आए, वो काम करते रहे, समझते रहे, तो उन्होंने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। तो भैया ये हो गई रिजेक्ट। अब देखते हैं भैया धीरे धीरे, देखिए उसके बाद क्या, धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे समय बढ़ता गया और अर्नेस्ट हैकल ने एक 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रस्ताव। अब भैया एक नए साइंटिस्ट आए गए, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने बहुत सारी स्टडी करी समय के साथ, उन्होंने देखा कि भैया अब मैं अपना नया क्लासिफिकेशन बनाऊंगा। उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लांटी ग्रुप था, जो कि कैरोलस लीनियस ने अलग कर दिया था, प्लांटी ग्रुप अलग कर दिया था कैरोलस लीनियस ने, और एनिमेलिया ग्रुप अलग कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, इस प्लांटी ग्रुप और एनिमेलिया ग्रुप जो पहले से अलग थे, कुछ तो सदस्य इन्होंने यहां से लिए, कुछ सदस्य इन्होंने यहां से लिए और कुछ सदस्य यहां से लिए, और इन्होंने एक तीसरा ग्रुप बना दिया
ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये बन गया आपका तीसरा ग्रुप। तो भैया यहाँ पर इन्होंने एक तीसरे ग्रुप को क्रिएटेड कर दिया, नया ग्रुप क्रिएटेड कर दिया, इन्होंने नया ग्रुप बना दिया। अब नए ग्रुप में क्या था, इसमें सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को रखा। इन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप बना दिया जिसमें केवल एक कोशिका वाले वो जीव जो प्रोकैरियोट्स भी हैं और जो यूकेरियोट्स भी हैं, भैया दोनों को क्या कर दिया, उन्होंने अलग डाल दिया। क्या भैया मैं तो तीसरा ग्रुप बनाऊंगा, भैया उसमें से कुछ सदस्य एक कोशिका वाले निकाले, कुछ इधर से निकाल दिए और उन्होंने तीसरा बना दिया। भैया तीसरे में यूकेरियोट्स भी रखे, प्रोकैरियोट्स भी रखे। भैया काफी दिनों तक देखा गया, बाद में भैया क्या हुआ, भैया बाद में इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, नॉट एक्सेप्टेड, इसे स्वीकृत नहीं किया, इसे भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कोपलैंड। भैया कोपलैंड द्वारा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रस्तावित किया। उसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कोपलैंड। उन्होंने बहुत स्टडी की, उन्होंने कहा भैया मैं भी बनाऊंगा अपना। तो भैया कोपलैंड भी अपना वर्क करने लगे, वो भी सारी चीज़ों को समझने लगे, सारे प्लांट का अध्ययन करने लगे, एनिमल्स का अध्ययन करने लगे। वो सारी पिछली लिखी हुई जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इन्होंने कहा कि भैया चिंता मत कर, अब मैं भी बनाऊंगा। तो भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्लांटी ग्रुप था और जो एनिमेलिया ग्रुप था, जिसे क्रिएट करके आपके अर्नेस्ट हीकल ने एक प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया था, उसके बाद क्या किया, इन्होंने इस प्रोटिस्टा ग्रुप से सबसे पहले फंजाई को निकाला। नमस्कार, सबसे पहले इन्होंने फंजाई को निकाला। तो यहाँ ने इन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप से सबसे पहले क्या किया, यहाँ से फंजाई को निकाला। तो यहाँ से फंजाई को निकाल के इन्होंने प्लांटी ग्रुप में डाल दिया। इन्होंने फंजाई को वापस प्लांटी ग्रुप में डाला। अब इन्होंने निकाल के क्या, यहाँ से प्लांटी ग्रुप में डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सभी बचे एक कोशिकीय यूकेरियोट्स, प्रोटोजोआ और डायटम्स। अब यहाँ पर एक कोशिकीय प्रोटोजोआ और डायटम्स बचे होते। उसके बाद इन्होंने चौथे ग्रुप को क्रिएटेड किया। तो यहाँ पर केवल चौथा ग्रुप इन्होंने बनाया, उसका नाम था मोनेरा। तो यहाँ पर उन्होंने एक और चौथा ग्रुप बनाया जिसका नाम था मोनेरा। तो यहाँ से फंजाई को निकालकर वापस उन्होंने प्लांटी ग्रुप में डाल दिया। और यहाँ पर सभी क्या रखे, प्रोटिस्टा में यहाँ पर सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स। ठीक, एक कोशिकीय केवल यूकेरियोट्स रखे। और मोनेरा के अंदर इन्होंने क्या रखा, यहाँ पर मोनेरा के अंदर केवल प्रोकैरियोट्स लिए। ठीक, यहाँ ने चौथा ग्रुप बनाया, यानी कि ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, ये था मेरा 3 और चौथा इन्होंने बना दिया, ये बन गया चौथा। तो यहाँ पर इन्होंने मोनेरा ग्रुप बनाया, उस मोनेरा ग्रुप में सभी प्रोकैरियोट्स रख दिए। यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया को यानी कि प्रोकैरियोट्स यहाँ रखे, यहाँ पर यूकेरियोट्स रखे। ठीक, यहाँ पर ओनली एक कोशिकीय यूकेरियोट्स रखे और यहाँ से फंजाई को निकाल करके इन्हें प्लांटी ग्रुप में डाल दिया। इन्होंने कहा भाई फंजाई में तो सेल वॉल मिलती है, तो ऐसा करते हैं इसे निकाल कर वहाँ डाल देते हैं। तो इन्होंने इसे निकाल कर वहाँ डाल लिया, तो फंजाई को इन्होंने वापस प्लांटी ग्रुप में फिर डाला। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो इस प्रकार से कोपलैंड जो आए थे वैज्ञानिक हमारे, तो कोपलैंड की भी ये सारी स्टडी चलती रही। कोपलैंड को भी बाद में जब देखा गया और भी लोग आए और भी लेकर के आकर के लोगों ने इसके बारे में देखा और समझा, इसके ऊपर अध्ययन किया, तो थोड़ी बहुत कमियां कोपलैंड के भी मिली, कमियों मिली। उसके बाद हम आगे को और देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टाइम होता है, बाकी हम इसका कल पढ़ेंगे, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। हम फुल एनसीईआरटी को कल की क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।